हमारे हिरण को पाल लोगे क्या? तो कृपया करके क्या आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच में आपका बहुत आभार मानूंगी, उनकी पौत्री कह रही है, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को देना नहीं चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है कि आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकती है। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी। ये कौन कह रहा है? ये महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मैंने बहुत दिन पहले ये निश्चय कर लिया था कि मैं अब हिरण नहीं पालूंगी, लेकिन आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव को रक्षा संभव नहीं है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी कह रही हैं, अगर मैं उस नियम को भंग नहीं करूंगी तो मैं इस कोमल जीव की रक्षा नहीं कर पाऊंगी। तो सोना भी, अब वो सोना की स्मृति करते हुए सोना की सारी बातों को एकदम से उनको याद आ जाती है। तो वो कह रही हैं कि सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी। शैशवावस्था का मतलब होता है बिल्कुल छोटा नवजात शिशु जो होता है। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक पर्ण रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, सुलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। जो उसका हिरनी का जो शिशु रूप था वो उसका इतना अच्छा था, उसका जो रूप कलर था वो सोने जैसा था, इसलिए उसके नाम क्या पड़ गए? सोना, सुवर्णा और सुवर्णलेखा। अब वो उसके बारे में बता रही हैं कि उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था और ना उसे पीना आता था। लेकिन धीरे धीरे जब उसको पीना है, दूध पीना ही नहीं, वो अपनी बोतल को भी पहचानने लग गई थी। आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था। अंधेरा होते ही वह मेरे कमरे के मैं पलंग के पास आ बैठती और सवेरा होने पर ही बाहर निकलती थी। वो कह रही हैं, महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि रात में जैसे ही रात होती थी कि वो मेरे पलंग के पास आकर के बैठ जाती थी और बाहर जैसे अंधेरा होता था मेरे कमरे के पलंग के पास आ बैठती थी और पूरी रात वो वहीं पर बैठकर निकालती थी। जैसे ही सुबह होती थी तो वो बाहर निकलती थी। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की छात्राओं के लिए पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। तो जो विद्यालय और छात्रावास की छात्राओं के साथ उसका अच्छे से एक व्यवहार बन गया था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर, सोना जब सुबह दूध पीकर और उसको भीगे चने खिला दिए जाते थे तब वह कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती थी। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। ठीक है, तो वो सुबह के टाइम का बता रहे हैं कि छात्रावास में क्रियाशीलता मतलब वहां पर सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे कोई छात्रा हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है और कोई अपनी मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम सब लोगों का तैयार होने का ही होता है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। तो वो क्या काम था कि जब ये हिरनी उस छात्रावास में पहुंचती थी तो वहाँ की जो लड़कियां थी, जो वहाँ की छात्रा लड़कियां थी, वो क्या करती थी कि उसके माथे पर पूजा करके उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती और कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती थी। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़े आते और सभी उसे कुछ ना कुछ खिलाने को उतावले रहते। ठीक है, मेस में भी वो चली जाती थी तो वहां पर छात्राएं नहीं, जो मेस के जो नौकर चाकर थे वो भी सब लोग क्या करते थे, उसको कुछ ना कुछ खिलाने के लिए उतावले रहते थे, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर कम ही खाद्य पदार्थ पसंद थे। ठीक है, वो बिस्किट के अलावा और जो खाने की जो वस्तुएं थी उनको वो कम ही खाती थी। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चढ़ती और कभी उस पर लौटती रहती थी। तो जैसे ही छात्रावास का जो सुबह का कार्यक्रम और उसके बाद जो नाश्ते का कार्यक्रम खत्म हो जाता था तो वो सारी गर्ल्स जो है स्कूल वहां चली जाती थी अपने कॉलेज, तो वो क्या करती थी, घास के मैदान पर आ जाती थी
और वहां पर लौटती रहती थी। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी। अब लेखिका महादेवी वर्मा कह रही है कि उस हिरण को मेरे भोजन का समय भी पता रहता था, तो जैसे ही मेरे भोजन का समय होता था वो भीतर आ जाती थी उनके पास, और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती, तब तक मेरा खाना समाप्त ना हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसका भी प्राप्य रहता था, परंतु उसे कच्ची सब्जियां ही अधिक भाती थी। ठीक है, उसको सबसे अच्छी क्या लगती थी? कच्ची सब्जियां। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के सामान्य कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके पास खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती थी। ये सर्कस जैसा खेल कभी कभी घंटों चलता था। तो वो हिरनी जो थी छोटे बच्चों के साथ ज्यादा खेलती थी, क्योंकि छोटे बच्चे बाहर खेलते रहते थे, तो उनके पास खेलने का समय भी ज्यादा रहता था छोटे बच्चों के पास। तो इसलिए वो क्या, सारे बच्चे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते थे, और वो हिरनी क्या करती थी, उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती थी। ये सर्कस जैसा खेल कभी कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती थी। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। मेरे मतलब लेखिका के प्रति। ठीक है, यहाँ पर मेरे किसके लिए आया है? लेखिका के लिए। तो वो कह रही है लेखिका कि मेरे प्रति जो उसका स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती, और मेरे मतलब वो जैसे बाहर खड़ी होती थी तो सामने से या पीछे से ऐसे आती थी कि उनके सिर के ऊपर से छलांग लगाकर निकल जाती थी। और दूसरे जो लोग उस समय उसका जो वो दृश्य जो दूसरे लोग देखते थे, तो उस समय ऐसा लगता था कि जैसे कि उसके पैरों से लेखिका के सिर पर चोट ना लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। संभावना ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती थी। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों में ऐसी अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती थी लेखिका को। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। अच्छा, बुक सेट सब लोगों ने परचेज कर लिया ना? यस या नो? कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता था और स्वामी की स्नेह या क्रोध की छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल। ठीक है, छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी की स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है। क्रोध करते ही सबीत का मतलब होता है डरना, डर के सहित, और दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरण यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका अपने पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय भर करके पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। अब लेखिका के घर में कौन कौन से जानवर थे? मेरी बिल्ली गोधूली, कुत्ते हेमंत और बसंत। कुत्ते का नाम क्या था? हेमंत और बसंत। कुतिया का नाम था फ्लोरा। सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने जब सोना लेखिका के घर पर आई थी तो वो उन जो पहले से उसके घर पे जो जानवर थे
वो सोना को देख करके क्या हुए थे, रुष्ट हो गए थे, यानी दुखी हो गए थे वो लोग पहले। परंतु सोना ने थोड़े दिनों में ही सबसे सखा भाव स्थापित कर लिया। सखा भाव का मतलब सबके साथ दोस्ती कर ली थी उन्होंने। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते, कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर, वर्ष भर का मतलब 1 साल, 1 साल का जब समय बीत गया तो जो हिरण शावक से सोना हिरनी में परिवर्तित होने लगी। मतलब हिरण शावक हिरण का बच्चा होता है, तो वो क्या है, फिर 1 साल जब बीत गया तो सोना जो है हिरनी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे, टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई, ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई, पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। स्निग्धता मतलब चिकनाई। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर, स्वीकृति का मतलब होता है एक्सेप्ट, हाँ कर देना, ठीक है। स्वीकृति का मतलब होता है हाँ कर देना। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीचे गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। ये उसकी आंखों की विशेषताएं हैं। संभवतः अब उसमें वन तथा स्वजाति का स्मृति संसार जागने लगा था। अब वो वन में तथा अपनी जाति का स्मृति यानी याद आने लगी थी। प्राय सूने मैदान में वह गर्दन ऊंची करके किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती थी। बासंती हवा बहने पर यह मूक प्रतीक्षा और अधिक मार्मिक हो उठती। शैशव के साथियों और उनकी उछल कूद से अब उसके पहले जैसा मनोरंजन नहीं होता था, अतः उसकी प्रतीक्षा के क्षण कुछ अधिक हो जाते थे। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। फ्लोरा कौन थी? उसकी कुतिया थी, ठीक है। लेखिका की कुतिया का नाम क्या था? फ्लोरा था। तो फ्लोरा ने क्या किया था कि भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। नवीन सृष्टि मतलब जो उसने अपने नए बच्चों को पैदा दिया था। शिशु अवस्था मतलब छोटी अवस्था, बचपन, ठीक है। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई और सोना जो है भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी थी। पिल्ले आंख बंद रहने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नृत्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात ये थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी। कि जो फ्लोरा थी वो हेमंत, बसंत और गोधूली, इन तीनों जानवरों को वो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, लेकिन सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। मतलब सोना के ऊपर उसको पूरा विश्वास रहता था कि ये कुणाल और पीयूष वैसे चैटिंग नहीं करो, ठीक है। परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर जो है, सोना के संरक्षण में उसको छोड़ करके चिंता नहीं रहती थी अपने बच्चों की। उसको पता थी कि जो सोना है वो प्यार करने वाली है बच्चों को और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी, ठीक है। कि वो किसी की भी हिंसा, मतलब उनको, मेरे बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया था। जब पिल्ले बड़े हो गए थे, फ्लोरा के बच्चे जब बड़े हो गए थे, तो सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली, जो सोना के पीछे सोना सोना पुकारते घूमते रहते थे, तो घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया।
और मानो इस वृद्धि की उपलब्धि में आनंद उत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर पर आर पार चौकड़ी भरती रही। मेरे सिर का मतलब लेखिका के सिर पर वो आर पार चौकड़ी भरती रही। पर कुछ दिनों के उपरांत जब ये आनंद उत्सव पुराना पड़ गया, तब उसकी शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां फिर लौट आई। कौन सी प्रतीक्षा की घड़ियां थी? कि उसको अपने उसकी याद आने लगी थी, अपने वन की और अपनी जाति की याद आने लगी थी। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। किसका कार्यक्रम बना था? लेखिका का कार्यक्रम बना था बद्रीनाथ यात्रा का। प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। प्रवास यानी कहीं आने जाने में वो मतलब कहीं कमी आ जाती थी वो, लेकिन उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती थी। भक्तिन, अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे ही, ठीक है, ये दोनों नौकर उसके साथ जाने वाले थे। और पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया। ठीक है, बद्रीनाथ यात्रा पर जब लेखिका बद्रीनाथ यात्रा पर जा रही थी तो उसने अपने साथ किसको ले जाने का निश्चय किया था? फ्लोरा को, क्योंकि फ्लोरा उसके बिना नहीं रह पाती थी। छात्रावास बंद था, अतः सोना के नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप भी बंद हो गए थे। तो इस समय जो छात्रावास मतलब हॉस्टल जो था, इस समय बंद था, छुट्टियां चल रही थी। तो जो सोना नित्य उधर जाती थी, खेलती थी, तो वो कार्यकलाप भी उसके बंद हो गए थे। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, यानी वहां पर लेखिका भी नहीं थी, अतः उसके आनंद उल्लास के लिए भी अवकाश कम था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। ग्रीष्म अवकाश यानी समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियां। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आकर खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधूली कूदकर कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। ठीक है, जब सारे जानवर तो लेखिका के पास आ गए थे, लेकिन सोना नहीं आई थी, तो लेखिका कह रही है कि मेरी दृष्टि जो है सोना को खोजने में लगी थी। कोलाहल का मतलब होता है शोर, क्योंकि वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है, सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा। ठीक है, तो जब लेखिका ने पूछा माली से कि सोना कहाँ है, वो नहीं दिखाई दे रही, तो माली क्या करने लगा? आंखें पोंछने लगा, मतलब वो भावुक हो गया था, एकदम रोने लग गया था। और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे। उन तीनों ने सोच रखा था कि लेखिका इतने दिनों बाद घर आएगी, तो मैं उनको कोई भी दुखद समाचार अभी नहीं देंगे, लेकिन माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वे प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी, क्योंकि छात्रावास हॉस्टल भी बंद था, वहां पर लड़कियां भी नहीं थी, लेखिका भी बाहर चली गई थी, तो वहां पर क्या हो गया था? हॉस्टल में सन्नाटा हो गया था। और फ्लोरा भी चली गई थी लेखिका के साथ ही। तो वो सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वे प्राय कंपाउंड से बाहर, मतलब जो उनका कैंपस था उससे बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे। अब लेखिका कह रही है कि हिरनी बड़ी हो गई थी तो उसको पालने वाले कम थे, लेकिन लोग उस पर नजर लगाए बैठे थे कि कब हम इसका शिकार करें, क्योंकि परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जो वो सोना हिरनी थी वो लेखिका को उनको ढूंढते ढूंढते वो कंपाउंड यानी कैंपस से बाहर निकल जाती थी। जब बाहर निकल जाती थी तो उसने देखा, तो इस माली ने क्या किया, उसको एक लंबी रस्सी से बांधना प्रारंभ कर दिया। पहले तो वो खुली घूमती रहती थी पूरे कंपाउंड में, कैंपस में, लेकिन जब वो बाहर निकलने लगी तो माली ने उसको एक रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली।
और रस्सी के कारण मुख्य बल धरती पर आ गिरी। कि वो रस्सी से बंधी हुई थी, उसको ध्यान नहीं रहा और वो क्या करी, एकदम से उसने बहुत लंबी उछाल करी और जब वो लंबी उछली वो तो उसकी जो रस्सी थी तो वो खिंच गई थी। रस्सी के कारण वो मुख्य बल धरती पर आ गिरी और वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सब उस सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि किसी निर्जन वन में जन्मी, मतलब जहाँ पर लोग बाग नहीं रहते ऐसे वन में जन्मी थी वो, और जन संकुलता यानी लोगों के बीच में वो पली बड़ी थी। लोगों के बीच में वो पली, सोना की करुण कथा का अंत हुआ। यह सुनकर मैंने निश्चय किया था कि हिरण नहीं पालूंगी, लेकिन जब अब डॉक्टर साहब की पौत्री का पत्र आया तो संयोग से अब दोबारा से लेखिका को हिरण पालना पड़ रहा था। अब ये पाठ सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाले थे तो सबने कर लिए होंगे अपनी कॉपी में। यस या नो? ठीक है, इसके बाद है कठिन शब्द भी इस पाठ के सब लोगों ने कर लिए होंगे। फिर है, पहले आपको बुक में फिल करवा देती हूँ, बुक है ना सबके पास? पहले आपको बुक में फिल करवा देती हूँ। पेज नंबर 21, पेज नंबर 21। लेखिका से किसने हिरण को स्वीकार करने का आग्रह किया? इसमें कह रहे हैं कि लेखिका से किसने कहा था कि आप हमारे हिरण को स्वीकार करने का आग्रह किया था? तो किसने आग्रह किया था? स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्रनाथ बसु की पौत्री ने। इसका आंसर आएगा द। ठीक है, सोना लेखिका के प्रति अपना स्नेह कैसे प्रदर्शित करती थी? ऊपर से छलांग लगाकर। ऑप्शन नंबर आ, इसमें आ। बोर्ड पर लिखूं या फिल कर रहे हो ना आप लोग, या बोर्ड पर लिखूं? यस, गर्मियों में लेखिका के कहाँ जाने का क्रम बना? देखो, पहला है खास। हाँ, का पहला है लेखिका ने किससे हिरण को स्वीकार करने का आग्रह किया? तो पहले का आंसर क्या आएगा? द। डॉक्टर की पौत्री ने, डॉक्टर साहब की पौत्री ने। सोना ने लेखिका के प्रति अपना स्नेह कैसे प्रदर्शित करती थी? वो ऊपर से छलांग लगाकर। दिख रहा है ना सबको? ऊपर से छलांग लगाकर। फिर है गर्मियों में लेखिका के कहाँ जाने का कार्यक्रम बना था? तीसरे का है सा, बद्रीनाथ। कहाँ गई थी लेखिका? बद्रीनाथ। लेखिका के पूछने पर माली की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि सोना मर चुकी थी। ठीक है, इसका आंसर है सोना क्या हो गई थी? मर चुकी थी इसलिए। फिर है पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मैं इसको लिख करके आपको व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगी। फिर नीचे वाला है घ नंबर का, देखिए पेज नंबर 21 पर ही। ठीक है, पेज नंबर 21 पर ही है कि निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार देना नहीं चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। वे लोग कौन थे? तो कौन कौन थे वे लोग? ठीक है, तो वे लोग कौन कौन थे? घ का पहले का आंसर है। कौन कौन थे वो लोग? माली, चपरासी और चौकीदार। कौन थे? माली,
चपरासी, चौकीदार थे। ठीक है, फिर लेखिका कहाँ से लौटी थी? लेखिका कहाँ से लौटी थी? बद्रीनाथ की यात्रा से। लेखिका बद्रीनाथ की ठीक है, लेखिका बद्रीनाथ से लौटी थी। दुखद समाचार क्या था? दुखद समाचार था हिरणी की मृत्यु। फिर है माली की भावुकता कैसे व्यक्त हुई? माली की भावुकता कैसे व्यक्त हुई थी? लेखिका द्वारा लेखिका द्वारा पूछने पर ठीक है, लेखिका द्वारा पूछने पर कि सोना कहाँ है, तो पूछने पर माली क्या करने लगा? अपने आंसू पोंछने लगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 20 पर ही देखो। अब दिख रहा है ना बोर्ड साफ? नहीं दिख रहा? ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट है, हिरण ना पालने का निश्चय लेखिका ने क्यों किया था? हिरण ना पालने का निश्चय लेखिका ने क्यों किया था? ये सबने अपनी कॉपी में कर लिया होगा। यस, ठीक है, तो इस हिरण न पालने का निश्चय लेखिका ने इस क्यों किया था? लेखिका जब बद्रीनाथ से लौटकर आई थी तब सारे जानवर उसका स्वागत कर रहे थे, लेकिन उसको कहीं पर भी कौन नहीं दिखाई दे रहा था? सोना। सोना नहीं दिखाई दे रही थी, तो उसने पूछा सोना कहाँ है? तो माली की आंखों में से क्या आने लग गए? आंसू आने लग गए, और उसने सारी बात उसको बता दी। तब उसने जब सारी बातें सुन ली तो उसने निश्चय किया था कि मैं अब आगे से कभी भी हिरण नहीं पालूंगी। फिर उसके बाद है, लेखिका को सोना की स्मृति क्यों हो आई थी? तो इसका आंसर आप पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 14। वैसे तो आंसर लिख लिया होगा आप लोगों ने। पेज नंबर 14 पर ऊपर ही ऊपर है, मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर। ठीक है, तो मेरे को काट करके लिख लेना लेखिका के परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुस्मिता द्वारा लिखे पत्र को फिर आगे पढ़कर लेखिका को सोना की स्मृति हो आई थी। इसमें आपको, बाकी तो बुक में है, मेरे को
को हटा करके मेरे की जगह लिख दोगे आप लेखिका। मेरे की जगह क्या लिख दोगे? लेखिका। मेरे की जगह लिख दोगे लेखिका। परिचित, लेखिका के परिचित स्वर्गीय डॉक्टर, लेखिका के परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्रनाथ बसु, धीरेन्द्रनाथ बसु की पौत्री सुस्मिता द्वारा लिखे पत्र को, पत्र तक बुक में है, फिर पत्र के बाद बुक में से यहाँ लिखना है, ये बीच में आपको बुक में से लिखना है। फिर है पत्र को पढ़कर लेखिका को सोना की स्मृति हो आई। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सोना के दिन भर के कार्यकलाप के बारे में जानकारी दीजिए। इसको दोबारा डालना है क्या व्हाट्सएप पे, या पहले आप लोगों ने लिख लिया है? फिर उसके बाद है सोना का परिचय दीजिए, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट है लेखिका के घर में कौन कौन से पशु थे, उनके नाम भी लिखिए। ठीक है। लेखिक तो फिर मैं ओरली बता देती हूँ, आप सब लोगों ने कर लिया ना, फिर मैं ओरली एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको। ठीक है। लेखिका के घर में कौन कौन से पशु थे, उनके नाम भी लिखिए। तो लेखिका के घर में कौन कौन थे? लेखिका के घर में गोधूली बिल्ली थी, कुत्ते थे हेमंत और बसंत, कुतिया फ्लोरा और सोना, ये सारे पशु थे। फ्लोरा किसके संरक्षण में अपने बच्चों को छोड़कर आश्वस्त रहती थी और क्यों? तो इसका आंसर है फ्लोरा। फ्लोरा सोना के संरक्षण में, सोना नामक हिरनी थी ना, तो उसके संरक्षण में अपने बच्चों को छोड़कर आश्वस्त रहती थी क्योंकि वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। फिर उसके बाद आंसर लेखिका यात्रा पर किसे ले गई थी और क्यों? तो लेखिका यात्रा पर फ्लोरा को लेकर गई थी क्योंकि फ्लोरा लेखिका के बिना नहीं रह पाती थी। सोना की मृत्यु का कारण विस्तृत रूप में समझाइए। क्यों मरी थी सोना? क्योंकि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि वो इधर उधर खोजती हुई कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी, और जब वो बाहर निकल जाती थी तो इतनी बड़ी, तो माली को डर रहता था कि कोई इसका शिकार ना कर ले, इसलिए माली ने उसको क्या किया था, एक लंबी रस्सी से बांधना शुरू कर दिया था। और एक दिन न जाने किस की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख्य बल धरती पर आ गिरी। वहीं उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। ठीक है। तो आप सब लोग अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सबने कर लिए होंगे। अब फिर अपन नेक्स्ट क्लास में ये जो पीछे दे रखा है ना, पेज नंबर 22 और 23, ये वाला करेंगे। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है पार्ट 1 और 2 में? अगर किसी को कुछ पूछना हो पार्ट 1 और 2 में तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है सबको पार्ट 1 और 2? ठीक है। तो फिर विलोम शब्द और कर लेते हैं। पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, आनंद देने वाली वस्तुएं शोक का कारण भी बन सकती हैं। शोक या दुख कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, है ना। पेज नंबर 22 पर
ग वाला, क्योंकि ये जो ऊपर है रूढ़ वाला, और ये पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर उसके बाद करूंगी। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों को भरिए। आनंद देने वाली वस्तुएं कभी कभी किसका कारण बन जाती हैं? शोक का। तो आनंद का ठीक है, विलोम शब्द। ठीक है, आनंद का शोक। आनंद देने वाली वस्तुएं कभी कभी शोक का कारण भी बन सकती हैं। असंचित का संचित। असंचित का संचित। फिर है कुसंग का हो जाएगा सुसंग। उपयुक्त का अनुपयुक्त। उपयुक्त का अनुपयुक्त। और सदाचारी का व्यभिचारी। सदाचारी ठीक है, सदाचारी का व्यभिचारी। जिसको इकट्ठा नहीं किया गया। असंचित का मतलब है जिसको इकट्ठा नहीं किया गया। संचित मतलब इकट्ठा करना। लिख लिया सबने? ठीक है, असंचित का संचित, कुसंग का सुसंग। कुसंग मतलब बुरा संग और सुसंग मतलब अच्छा संग।